योगी सरकार का बड़ा तोहफा, होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान। आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान। योगी सरकार ने होली के त्योहार पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया। इसके लिए 3 अरब रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिला लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं। इसके बाद भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में दीपावली और होली पर इन लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल देने का वादा किया था। बीते साल दिवाली पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे पूरा करते हुए सिलेंडर वितरित किए थे। अब होली के पर्व पर भी रिफिल सिलेंडर दिया जाएगा। प्रदेश में उज्ज्वला योजना की 1.85 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं जो इसका लाभ ले सकती हैं। अब नहीं बिकेंगे 10,000 से 25,000 रुपए तक मूल्य के स्टाम्प पेपर। बता दें, सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक 19 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में अब 10,000 से 25,000 रुपए तक मूल्य वाले भौतिक स्टाम्प चलन से बाहर कर दिए गए हैं। सोमवार को योगी कैबिनेट के निर्णय के बाद मंगलवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी। अब इस मूल्य वर्ग के स्टाम्प की बिक्री नहीं की जाएगी। अधिसूचना जारी होने की तिथि से पहले खरीदे गए संबंधित स्टाम्प पेपर का उपयोग करने या उनको वापस करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई है। जारी की गई अधिसूचना विभागीय प्रमुख सचिव अमित गुप्ता की ओर से उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली में संशोधन संबंधी जारी अधिसूचना के मुताबिक 11 मार्च से 10,000 रुपए से लेकर 25,000 मूल्य वर्ग तक के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र विधि मान्य नहीं रह गए। ऐसे में वे किसी तरह के शुल्क भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में स्टाम्प आयुक्त, महानिरीक्षक, निबंधन मंडलायुक्त और डीएम को संबंधित मूल्य वर्ग के स्टाम्प के प्रयोग और वापसी की तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार करने के आदेश भी दिए गए हैं। स्टाम्प तथा पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि जनहित में योगी सरकार का यह एक क्रांतिकारी निर्णय है। इस कदम से ई स्टाम्प की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इससे उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार के संकल्प की सिद्धि होगी। दिल्ली क्यों बनी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, विशेषज्ञों ने बताई बड़ी वजह। दिल्ली क्यों बनी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, विशेषज्ञों ने बताई बड़ी वजह। स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली को दुनिया की सबसे दूषित राजधानी करार दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वाहनों की बढ़ती संख्या, उड़ती धूल और धुआं दिल्ली के प्रदूषण की मुख्य जड़ है। आगे विस्तार से जानिए राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में आ रही चुनौतियों और संभावित समाधानों के बारे में। स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली को विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी करार दिया है। यह रिपोर्ट अभी तक किए गए प्रयासों की कलई तो खोलती ही है, यह भी बताती है कि बेहतर पर्यावरण आज भी दिल्ली की बुनियादी जरूरत है। वहीं तय मानकों के अनुरूप हवा में PM 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व PM 10 का स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। AQI भी 50 से नीचे होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसी हवा अभी भी स्वप्न सरीखी है। साल भर में 1-2 दिन ही ऐसी हवा मिल पाती है। विशेषज्ञों का क्या मानना, राष्ट्रीय राजधानी में विविध प्रयासों के बावजूद भी प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वाहनों की बढ़ती संख्या, उड़ती धूल और धुआं दिल्ली के प्रदूषण की मुख्य जड़ है। IIT कानपुर की प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी का कहना है कि दिल्ली और NCR का प्रदूषण इंटरलिंक्ड है, लेकिन रोकथाम के उपायों में एक रूपता नहीं है। दिल्ली में थर्मल पावर स्टेशन बंद कर दिए गए, जबकि NCR में अभी भी चल रहे हैं। डीजल को CNG में बदल दिया गया। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन में डीजल को CNG में बदल दिया गया है, जबकि NCR में शामिल उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के जिलों में आज भी डीजल के वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। भारत में कब रिलीज होगी स्ट्रेंजर थिंग्स, डफर ब्रदर्स का ये अपडेट बढ़ा देगा उत्सुकता। भारत में कब रिलीज होगी स्ट्रेंजर थिंग्स, डफर ब्रदर्स का ये अपडेट बढ़ा देगा उत्सुकता। डफर ब्रदर्स की सबसे सफल सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए क्रेज विदेशों में ही नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंस के बीच भी काफी है। इस अमेरिकन टेलीविजन सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और सभी सफल हुए हैं। अब इस साइंस फिक्शन सीरीज के 5वें सीजन की इंडिया में रिलीज डेट को लेकर भी मेकर्स ने बड़ी अपडेट शेयर की है। अमेरिकन साई-फाई सीरीज
स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 साल 2016 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था, जिसे विदेशी ऑडियंस के साथ साथ भारतीय दर्शकों का भी काफी प्यार मिला। इसके बाद साल 2017 और 2019 में सीरीज के 2 और सीजन आए, वह भी सफल रहे। स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जहां अगले सीजन में क्या होगा ये जानने के लिए लोगों ने ना जाने कितना ही इंतजार किया। स्ट्रेंजर थिंग्स अपनी कहानी के साथ साथ यूनिक कैरेक्टर्स, नॉस्टैल्जिक टोन और हॉरर ड्रामा, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और कमिंग ऑफ एज के लिए भी जाना जाता है। 2022 में चौथे सीजन की सफलता के बाद अब मेकर्स ने साइंस फिक्शन सीरीज के 5वें और फाइनल सीजन को लेकर भी अपडेट दे दी है। डफर ब्रदर्स ने बता दिया कि ये सीरीज कौन से साल में भारत की ऑडियंस देख सकेगी और साथ ही इस फाइनल चैप्टर में उनके लिए क्या कुछ खास होगा। स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल चैप्टर इस साल होगा रिलीज। सूत्रों के मुताबिक डफर ब्रदर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को लेकर आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन दे दी है। आईपीएल 2025 से पहले एसआरएच ने दिखाया अपनी जर्सी का फर्स्ट लुक, राजस्थान के रजवाड़ों से होगी पहली भिड़ंत। आईपीएल 2025 से पहले एसआरएच ने दिखाया अपनी जर्सी का फर्स्ट लुक, राजस्थान के रजवाड़ों से होगी पहली भिड़ंत। आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से होना है। इस टूर्नामेंट का फैंस और टीमों दोनों को काफी इंतजार है। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर और आरसीबी के बीच ईडन गार्डन्स में होना है। इस बीच सभी टीमें अपनी जर्सी का फर्स्ट लुक दिखा रही हैं। हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने एक्स पर अपनी टीम की नई जर्सी का पहला लुक शेयर किया। वीडियो की शुरुआत में भारतीय टीम के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा नजर आ रहे हैं। एसआरएच ने आईपीएल 2025 से पहले अपनी जर्सी का पहला लुक दिखाया। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें अभिषेक शर्मा पेपर पर स्केच बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हैदराबाद की टीम की जर्सी पहनकर अभिषेक, ईशान किशन समेत साथी खिलाड़ियों के साथ दिखते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी पर ड्रीम 11 और कैंट का लोगो बना हुआ है और वह ऑरेंज और ब्लैक रंग की जर्सी है। वीडियो को हर धागे में आग कैप्शन के साथ विद फायर हैशटैग दिया गया है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कप्तानी आईपीएल 2025 में पैट कमिंस के पास है। हैदराबाद की टीम में ईशान किशन भी शामिल हैं। टीम का पहला मुकाबला 23 मार्च को अपने घरेलू मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होना है। हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे। वहीं तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी, एडन जंपा और कमिंस फ्रंट से गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। 2024 के सीजन में एसआरएच को फाइनल में कोलकाता की टीम से हार का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे जेडी वेंस, पत्नी उषा भी होंगी साथ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे जेडी वेंस, पत्नी उषा भी होंगी साथ। क्या है प्लान? अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस इस महीने के अंत में भारत की यात्रा पर आएंगे। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस भी होंगी। उपराष्ट्रपति के रूप में यह वेंस की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने हाल ही में फ्रांस और जर्मनी की यात्रा की थी। उषा वेंस, जिनके माता पिता भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे, द्वितीय महिला के रूप में पहली बार अपने पैतृक देश का दौरा करेंगी। पिछले महीने फ्रांस और जर्मनी में विश्व मंच पर पदार्पण करने के बाद यह वेंस की उपराष्ट्रपति के रूप में दूसरी विदेश यात्रा है। बताया जा रहा दोनों मार्च के आखिरी हफ्ते तक भारत आ सकते हैं। हालांकि इस यात्रा के बारे में अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस मुद्दे पर भी दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। भारतीय मूल की हैं जेडी वेंस की पत्नी उषा। वेंस की भारत यात्रा कूटनीतिक और व्यक्तिगत महत्व रखती है। हाल के सालों में अमेरिका भारत साझेदारी मजबूत हुई है, खासकर व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में है। जैसे जैसे वैश्विक चुनौतियां सामने आ रही हैं, दोनों देश सुरक्षा से लेकर तकनीक तक के अहम मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। उषा वेंस की भारतीय विरासत को देखते हुए वेंस की यात्रा कूटनीतिक और व्यक्तिगत दोनों महत्व रखती है। ट्रंप की पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत संबंध बनाए रखे, लेकिन ट्रंप के फिर से चुनाव प्रचार के दौरान तनाव तब पैदा हुआ जब उन्होंने भारत की व्यापारिक नीतियों की आलोचना की। औरंगजेब पर दिए बयान के मामले में अबू आजमी को अग्रिम जमानत, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी राहत। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार 11 मार्च को मुंबई की सेशन कोर्ट ने उन्हें औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अबू आजमी ने बीते दिनों दिए गए अपने विवादित बयान के चलते गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। दरअसल सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई स्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था।
जिसके बाद इस बयान पर भारी विवाद खड़ा हो गया। उनके इस बयान के बाद मुंबई और ठाणे पुलिस ने बीएनएस आईपीसी की धारा 299, 302, 356 का भाग 1, 356 का भाग 2 के तहत मामला दर्ज किया था। मुंबई सेशन कोर्ट ने अबू आजमी को अग्रिम जमानत देते हुए 20,000 रुपए का सॉल्वेंट सिक्योरिटी बॉन्ड देने को कहा। साथ ही उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष 12, 13 और 15 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच पेश होने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे मामले के सबूतों से छेड़छाड़ न करें। आपको बता दें कि सपा नेता अबू आजमी ने बीते दिनों मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा। अबू आजमी ने कहा था औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूँ। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। हालांकि बाद में अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यूपी के इस जिले में होली के जुलूस से पहले ढकी हुई 67 मस्जिदें, पुलिस भी अलर्ट और आरएएफ भी बुलाई। पढ़ें क्या है वजह। होली पर लाट साहब के जुलूस से पहले शहर की 67 मस्जिदों को तिरपाल पन्नी से ढक दिया गया। जुलूस में रंगों की बौछार के बीच कोई विवाद न हो, इसलिए प्रशासन प्रतिवर्ष ऐसा कदम उठाता है। सुरक्षा की दृष्टि से 2 कंपनी पीएससी भी बुला ली गई है। आज यानी बुधवार को आरएएफ में भी आएगी। 1800 पुलिस कर्मी समेत करीब 4000 जवानों की अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी लगाई जाएगी। आजादी के बाद से शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस की परंपरा आरंभ हुई थी। इसमें अंग्रेजी के प्रतीक स्वरूप एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाकर घुमाया जाता है। आक्रोश के तौर पर उसकी झाड़ू से पिटाई होती है, जूते चप्पल की माला पहनाई जाती है। लाट साहब बनने वाले व्यक्ति सहमति से जुलूस में आता है, इसके बदले उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। चौक क्षेत्र से बड़े लाट साहब जबकि रामचंद्र मिशन क्षेत्र से छोटे लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। एएसपी ग्रामीण मनोज अवस्थी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। जुलूस को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए 827 लोगों को पुलिस ने जोड़ा है। यह लोग अलग अलग क्षेत्रों में अराजक तत्वों पर नजर रखेंगे। पुलिस को अपने अपने क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे। इनके नाम भी गोपनीय रखे जाएंगे। बरेली में 5000 से अधिक सदस्य बनाए गए। पीलीभीत में 4500 जबकि बदायूं में 583 सदस्य जोड़े गए हैं। लाट साहब बनने वाले व्यक्ति को कमेटी की ओर से भी हजारों रुपए का नगद इनाम व उपहार दिए जाते हैं। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। लाट साहब को करीब 4 दिन पहले से ही गोपनीय स्थान पर रखकर खातिरदारी शुरू हो जाती है। लाट साहब के जुलूस के लिए स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें बना दी गई हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर आसिफ को नियुक्त किया गया। चौक क्षेत्र से निकलने वाले बड़े लाट साहब के जुलूस में डॉक्टर शोएब के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीमें रहेंगी, जबकि रामचंद्र मिशन क्षेत्र के सरायकैया में से निकलने वाले छोटे लाट साहब के जुलूस में डॉक्टर अब्दुल हफीज के नेतृत्व में टीम रहेगी। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम में 6 सदस्यीय टीम की ड्यूटी रहेगी। एससीएमओ डॉक्टर पीपी श्रीवास्तव ने बताया कि जुलूस को लेकर विभाग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एम्बुलेंस भी दोनों जुलूस में रहेगी। किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। सीएम योगी की सख्ती के बाद मिली राहत। अब 6 घंटे ही बंद रहेगा लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे की रीकारपेटिंग के कारण दिन में 8 घंटे की जगह 21 मार्च से 6 घंटे विमानों का ऑपरेशन बंद होगा। अभी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक 8 घंटे विमान सेवाएं पूरी तरह बंद होने यात्री परेशान हो रहे हैं। वहीं रीशेड्यूल्ड के बाद भी विमानों का किराया भी बढ़ा गया है। यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री के महानिदेशालय नागरिक उड्डयन डीजीसीए के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने नाराजगी जताने के बाद 21 मार्च से लखनऊ एयरपोर्ट पर नो फ्लाइंग 2 घंटे कम करने की तैयारी है। 21 मार्च से सुबह 10 की जगह 11 बजे तक विमान ऑपरेशन होगा। शाम 6 की जगह 5 बजे तक ही विमान संचालन पर रोक लगाने की तैयारी है। इस तरह 21 मार्च से सुबह 11 से शाम 5 बजे तक 6 घंटे ही लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान ऑपरेशन पर रोक रहेगी। इसका नोटिस टू एयरमैन नोटम किसी भी समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जारी कर सकता है। लखनऊ एयरपोर्ट के 2744 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे की सतह को बदलने रनवे के दोनों ओर 7.5 मीटर अतिरिक्त शोल्डर के साथ कुल 1.80 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र की रीकारपेटिंग हो रही है। इसके चलते 1 मार्च से 15 जुलाई तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सभी के घरेलू और इंटरनेशनल विमानों के ऑपरेशन पर रोक लगाते हुए उनको रीशेड्यूल कर दिया गया है। करीब 14 विमानों को निरस्त किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से इस समय प्रतिदिन 122 विमानों का संचालन हो रहा है। इसमें 61 विमान लखनऊ आते हैं, इतने ही यहां से रवाना होते हैं। सुबह जल्द विमान पकड़ने के लिए यात्रियों को देर रात घर छोड़ना पड़ रहा है।
वहीं देर रात लखनऊ से रवाना होने पर दूसरे शहर पहुंचते ही उनको वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसलन एयर इंडिया का विमान IX 1249 लखनऊ से रात 12:20 पर मुंबई को उड़ान भर रहा है। सुबह 9:40 बजे तक कुल 30 विमान दूसरे शहरों को रवाना हो रहे हैं। इसी तरह शाम 6:30 से रात 11:50 तक 31 विमान रवाना हो रहे हैं। सुबह 5 से 20 मिनट के अंतराल में 2 से अधिक विमानों के उड़ान भरने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट के बोर्डिंग काउंटरों पर यात्रियों की लंबी लाइन भी लग रही है। इसका फायदा उठाते हुए सुबह के विमानों का किराया भी एयरलाइन कंपनियों ने बढ़ा दिया है। लखनऊ से दिल्ली का 16 मार्च के सुबह के विमान का किराया ही 7,000 रुपए से अधिक चल रहा है। भारत में कब रिलीज होगी स्ट्रेंजर थिंग्स? डफर ब्रदर्स का ये अपडेट बढ़ा देगा उत्सुकता। अमेरिकन साई-फाई सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 साल 2016 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था, जिसे विदेशी ऑडियंस के साथ साथ भारतीय दर्शकों का भी काफी प्यार मिला। इसके बाद साल 2017 और 2019 में सीरीज के 2 और सीजन आए, वह भी सफल रहे। स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जहां अगले सीजन में क्या होगा ये जानने के लिए लोगों ने न जाने कितने ही इंतजार किया। स्ट्रेंजर थिंग्स अपनी कहानी के साथ साथ यूनिक कैरेक्टर्स, नॉस्टैल्जिक टोन और हॉरर ड्रामा, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और कमिंग ऑफ एज के लिए जाना जाता है। 2022 में चौथे सीजन की सफलता के बाद अब मेकर्स ने साइंस फिक्शन सीरीज के 5वें और फाइनल सीजन को लेकर भी अपडेट दे दी है। डफर ब्रदर्स ने बता दिया कि ये सीरीज कौन से साल में भारत की ऑडियंस देख सकेगी और साथ ही इस फाइनल चैप्टर में उनके लिए क्या कुछ खास होगा। उन्होंने बताया कि ये हॉरर और स्काई-फाई सीरीज का आखिरी सीजन है और इसके साथ ही हॉकिंस की कहानी खत्म हो जाएगी। हालांकि स्ट्रेंजर थिंग्स के ऑफिशियल रिलीज डेट की मेकर्स ने अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन ये जरूर कंफर्म कर दिया है कि इस साल के अंत तक यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी। मेकर्स ने यह भी कंफर्म किया कि सीरीज के इफेक्ट्स और फाइनल कट्स को लेकर अभी थोड़ा काम बचा हुआ है। पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में अभी कुछ और महीने लग सकते हैं, लेकिन भारतीय ऑडियंस को उन्होंने ये तसल्ली दे दी है कि वह भी साल के अंत तक स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल 5वें पार्ट का आनंद ले सकेंगे। रिलीज ईयर के खुलासे के साथ ही मेकर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टार कास्ट की जानकारी भी शेयर कर दी है। इस सीजन में मिली बॉबी ब्राउन, 11 फिन वुल्फ हार्ड, माइक नोआ शैप, बिल बायर्स, सैडी सिंक, मैक्स, डेविड हार्बर, जिम हॉपर और नतालिया डायर नैन्सी जैसे लाउड स्पीकर के नियम तोड़ने पर जेल। महाराष्ट्र में कानून बदलने की तैयारी में देवेंद्र फडणवीस, जानिए क्या बोले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं और निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक शोर करते हैं तो धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अगर लाउड स्पीकर ज्यादा आवाज करते हैं तो उनकी परमिशन खत्म हो जाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर PI ये जांच करेंगे कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति है या नहीं। PI नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सीएम ने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर कानून बदलने के भी संकेत दिए। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि अब से लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति केवल अस्थायी रूप से दी जाएगी, किसी खास काम के लिए, न कि स्थायी रूप से। उन्होंने पुलिस को भी इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। फडणवीस विधायक देवयानी फरादे के उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बंद रखने होंगे। सीएम ने कहा कि दिन में 55 डेसिबल और रात में 6 बजे से 10 बजे तक 44 डेसिबल की आवाज की सीमा होनी चाहिए। अगर लाउड स्पीकर 4 डेसिबल पर चलाए जाते हैं तो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्रीय कानून द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। अभी कानून में ये प्रावधान है कि पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि वर्तमान में इसका पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि अब से किसी को भी सामान्य तौर पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय के लिए ही इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद अगर संबंधित व्यक्ति फिर से लाउड स्पीकर का उपयोग करना चाहता है तो उसे फिर से पुलिस से अनुमति लेनी होगी। जहां भी ध्वनि सीमा का उल्लंघन होगा वहां दोबारा अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही लाउड स्पीकर जब्त कर लिए जाएंगे। संबंधित पुलिस थानों के पुलिस निरीक्षक की ये जिम्मेदारी होगी कि वे देखें कि नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। फडणवीस ने कहा कि एक पुलिस निरीक्षक को हर धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति ली गई है या नहीं। अगर लाउड स्पीकर का डेसिबल स्तर ध्वनि सीमा से अधिक है तो पहला कदम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना होना चाहिए और दूसरा कदम दोबारा अनुमति नहीं देना चाहिए। गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे फडणवीस ने कहा कि पुलिस निरीक्षकों को
अपने अपने अधिकार क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर दिशा निर्देशों को लागू करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के मुताबिक पुलिस के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जितने पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। सरकार मौजूदा नियमों में बदलाव लाने पर विचार कर रही है, जिसके बाद लाउड स्पीकर के अवैध इस्तेमाल के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।